जी अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। डियर एस्पिरेंट्स, मैं मलिक ज़फ़र खलील एडवोकेट, जिन फाउंडर जिना जुडिशल एकेडमी, आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है जो कि आपका एडीपीपी, डीडीपीपी और डीपीजी के जो मतलब पेपर्स हैं उनकी सब्जेक्टिव के लिए। पेपर 3 है आपका क्रिमिनल लॉ एविडेंस का, मतलब कानूनी शहादत आर्डर 1984। उसकी ऑब्जेक्टिव्स आज हम करेंगे। ठीक है। उसमें सबसे पहले वो ये एडीपीपी का पेपर है, उसमें बताता है कि जी अ डॉक्यूमेंट अनलेस प्रोवाइडेड proved or exhibited at the trial in accordance with the law cannot be terms as evidence। कहता है कि जी एक डॉक्यूमेंट जब तक उसको प्रूव ना कर लें या उसको एग्जिबिट ना कर लें, ठीक है, जब तक उसको एग्जिबिट ना किया जाए वो एविडेंस का पार्ट नहीं होगा। ठीक है। एग्जिबिट क्या होता है? एग्जिबिट के लिए आपका आर्डर 13 है सीपीसी। ठीक है। आर्डर 13 सीपीसी वो क्या बताता है कि जी एक डॉक्यूमेंट आपका जब कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे तो वो कोर्ट उसको एक मतलब उस जिस दिन आप पेश करेंगे तो कोर्ट अपने साइन करती है, डेट लिखती है और बताती है कि जी आपने ये एक मतलब नाम देती है, जैसे P1 प्लेंटिफ साइड से एविडेंस दिया गया है तो वो आपका प्लेंटिफ एविडेंस होगा। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जी एक डॉक्यूमेंट जब तक आप उसको एग्जिबिट नहीं करेंगे वो एविडेंस नहीं समझा जाएगा। तो ये ठीक है। ठीक है। आपका एग्जिबिट कराएंगे तो वो फाइल का हिस्सा होगा और एज ए एविडेंस पढ़ा जाएगा, वरना नहीं। वरना नहीं, जो डॉक्यूमेंट आप एग्जिबिट नहीं करवाते वो एक एविडेंस का हिस्सा नहीं समझे जाते। ठीक है। आगे दो, मूवी मूवी फिल्म है, मतलब मूवी जो है वो एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन भी बताए जाए देखें तो वो कहता है एनी मैटर आपका जो कि रिकॉर्ड किया गया है या स्क्राइब किया गया है किसी भी सब्सटेंस पे। ठीक है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो फिल्म के मार्क्स के जरिए हो सकता है, नंबर्स के जरिए हो सकता है, वर्ड्स के जरिए हो सकता है। ठीक है। तो किसी भी जरिए से, मतलब ये भी आपका वो ग्राफिक्स में आ जाता है। मूवी मूवी भी एक आपका डॉक्यूमेंट है। आगे कहता है एन आर्बिट्रेटर इज बाउंड टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस एज हैव बीन लेड डाउन अंडर द कानूनी शहादत आर्डर। ठीक है। अब कहता है कि जी आर्बिट्रेटर भी बाउंड होता है कि ऑब्जर्व करे क्यूएसओ पे। हम डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि क्यूएसओ आपका अप्लाई होता है तमाम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर्स पे की प्रोसीडिंग पे तो क्यूएसओ अप्लाई ही नहीं होता। ठीक है। तो ये गलत है। आर्बिट्रेटर्स की प्रोसीडिंग पे ये क्यूएसओ अप्लाई नहीं होता। ठीक है। तो ये गलत है। ये स्टार में डेफिनेशंस में आ जाता है। आगे कहता है कि जी कोर्ट शैल टेक अ जुडिशियल नोटिस ऑफ फैक्ट्स व्हिच हैव नॉट बीन प्रूव्ड ऑन रिकॉर्ड थ्रू एविडेंस। ठीक है। तो ये गलत है। ठीक है। कि ये बता रहा है कि जी ऐसे केसेस जो प्रूव नहीं होंगे तो कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी नहीं। सेक्शन 111 को मतलब कहती है कि जो जिस पे कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले ले वो प्रूव नहीं किए जाएंगे। ठीक हो गया। 111 में बताया गया। और कौन से केसेस में जुडिशियल नोटिस लेगी कोर्ट, वो सेक्शन 112 में एक लिस्ट बता दी गई है। ठीक है। जैसे फ्लैग्स या आपका बाउंड्री ऑफ नेशन। ठीक है। फ्लैग है या आपका टाइम है, आर्टिकल्स हैं, लॉज हैं, उन पे रिटन लॉज हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं, ऑफिशियल गजट में आ चुके हैं। तो उन पे जुडिशियल नोटिस लेगी। एक लिस्ट 112 क्यूएसओ में बताई गई है, उनमें जुडिशियल नोटिस लेगी, बाकी कहीं पे नहीं लेगी। तो ये लग बताएगा कि जी जो फैक्ट प्रूव नहीं होंगे तो उस पर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। ये गलत है। आगे बताता है एक्ट और एक्शन ऑफ वन ऑफ द अक्यूज्ड कैन बी यूज्ड एज अगेंस्ट द अदर, एज अगेंस्ट द अदर अगेंस्ट अदर। ठीक है। मतलब कहता है एक अक्यूज्ड का जो मतलब एक्ट है या एक्शन है दूसरे अक्यूज्ड के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये गलत है। हमारा आर्टिकल 43 क्या कहता है कि जब एक विटनेस आके कुछ बयान देता है
ठीक है, तो उसके खिलाफ तो प्रूव किया जाएगा। ठीक है, जो अक्यूज्ड एक आके बाकियों के खिलाफ बयान देता है तो वो अपने खिलाफ बाकियों के खिलाफ, जो जिसको कहते हैं इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, ठीक है, कि जी जैसे वो आके कहता है जी मैंने और मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मिलके ऑफेंस कमिट की है, तो उसका बयान उसके खिलाफ तो प्रूव किया जाएगा, उसके हद तक प्रूव किया जाएगा, बाकियों की हद तक सरकमस्टेंशियल एविडेंस होगी, बाकी की हद तक सरकमस्टेंशियल एविडेंस होगी, तो ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, बाकी एक एक्यूज का बयान या एक्शन दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आगे कहता है established custom can be used as evidence to exclude the female from inheritance in Pakistan। ठीक है, कहता है कि जी आपके जो कस्टम्स हैं वो आपकी फीमेल्स को एक्सक्लूड कर देते हैं इनहेरिटेंस से, तो ये गलत है। कोई कस्टम्स आपके फीमेल्स को इनहेरिटेंस से नहीं आपके रोकते। आगे है जी 8, एडमिशन ऑफ फैक्ट मेड इन लिटिगेशन बाइंड पार्टीज मेकिंग सच एडमिशन, के मतलब लिटिगेशन में आपका मतलब जो एडमिशन होता है वो बाइंडिंग होता है, मतलब आप प्लेंट में कुछ चीज मान लेते हैं तो वो पार्टी पे बाइंडिंग होता है, आप रिटर्न स्टेटमेंट में कोई चीज बॉन्ड मान लेते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका एडमिशन होता है, इम्प्लाइड एडमिशन होता है, जो आप एक आपका जवाब दावा में कुछ चीज आप एडमिट कर लेते हैं कि जी आप कहते हैं कि जी हाँ जी कब्जा प्लेंटिफ के पास है, तो ये एडमिशन ही आ जाता है। ठीक है, ये एडमिशन ही होता है, लिटिगेशन में जो होता है वो आपका एडमिशन होता है। आगे बी करेक्शन है जी, क्या तज्किल शहूद ऑब्जर्व किया जाता है सिर्फ हदूद केसेस में। तज्किल शहूद क्या है, तज्किल शहूद है जी आपका कि विटनेस शुड बी सेन एंड प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेजर सिन, मतलब एक आपका विटनेस जो होगा वो ईमानदार होगा और गुनाह कबीरा ना किया होगा। ठीक है, कि गुनाह कबीरा जिना कत्ल ऐसा गुनाह नहीं किया होगा, ऐसे विटनेस चाहिए और आई विटनेस। ठीक है, तो ये हदूद केसेस में अप्लाई होता है, बाकी में नहीं होता। आईडी परेड क्या है, रूल ऑफ प्रोडेंस है, आईडी परेड रूल ऑफ प्रोडेंस है। ठीक है, और आगे क्या जी रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ प्रोडेंस है। आगे कहता है बाई स्टैंडर्ड इन द मीनिंग ऑफ इलस्ट्रेशन 19 आर्टिकल 19 में वो जो बाई स्टैंडर्ड का मतलब है पर्सन जो के मौजूद होते हैं अकरेंस पे, पर्सन अकरेंस प्लेस पे मौजूद होते हैं। आगे कहता है फैक्ट्स विच काज दी फैक्ट एन इशू, जो काज करें ओकेजन बने। ठीक है, और जो वो सेकंड 20 में बताया गया है, फैक्ट काज और ओकेजन। ठीक है, तो वो 20 में बताया गया है। आगे बताया फैक्ट शोइंग दी स्टेट ऑफ माइंड आर एलिमेंट फैक्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड आपका 27 में बताया गया है, स्टेट ऑफ माइंड में इल विल और नॉलेज और दूसरा आपकी इंटेंशन, ये सारा 27 में बताया गया है। आगे कहता है कि जी mere the fact that spelling of signature differ on document does not itself show that they are not the signature is क्या है, ये फैक्ट है। ठीक है, ये ला नहीं है, ना ही ला इनफैक्ट है, ना ही नन ऑफ दीज है, ये फैक्ट है कि जी एक मतलब जगह पे आपने साइन किया तो उसमें अपने नाम कुछ स्पेलिंग कुछ लिखे, दूसरी जगह पे स्पेलिंग कुछ लिखे, तो ये क्या है, ये फैक्ट है। आगे कहता है जी प्ली ऑफ एलिबाई 24 में आर्टिकल 24 में बताई गई है। और उसके बाद कहता है कि एडमिशन मस्ट बी एग्जामिन्ड, एडमिशन मस्ट बी एग्जामिन्ड एज ए होल, कैन बी एग्जामिन्ड इन पार्ट्स, कैन बी एग्जामिन्ड इन पार्ट्स, होल एंड पार्ट्स। कि देखें आपका जरूरी नहीं है कि जी आपका एडमिशन होल होना चाहिए। सपोज के मेरे खिलाफ मतलब जो मेरे खिलाफ मिस्टर ए दावा करता है कि जी मैंने 5 लाख लेना है मिस्टर जफर से। ठीक है, तो मैं आऊँ तो 5 लाख भी एडमिट कर सकता हूँ जी मैंने 5 लाख देना है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने 3 लाख देना है, मैंने ये भी कह सकता हूँ 2 लाख देना है, तो वो एडमिशन इन पार्ट्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होल हो। ठीक है, इन पार्ट्स हो सकता है, होल भी हो सकता है, पर मैं ये भी कह सकता हूँ 5 लाख देने हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ 2 लाख देने हैं। उसके बाद कहता है कि एडमिशन बाइंड द मेकर्स। ठीक है, इन सो फार रिलेट टू फैक्ट्स
इन सो फार रिलेट टू क्वेश्चन ऑफ लॉ, इन बोथ क्वेश्चन लॉ, क्वेश्चन फैक्ट्स एंड नन ऑफ दिस। कि आपका जो एडमिशन होता है आपको बाइंड करता है फैक्ट्स पे, ठीक है, फैक्ट्स की पे आपका एडमिशन जो वो बाइंड होता है। आगे कहता है एडमिशन, ये सेक्शन 30 की डेफिनेशन है कि एडमिशन मस्ट मे बी ओरल और रिटन। ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं, आप जुबानी भी कह सकते हैं, रिटर्न मतलब आप किसी प्लीडिंग के थ्रू भी कह सकते हैं। आगे कहता है एडमिशन टू बी रेलिवेंट मस्ट बी अनक्वालिफाइड, मस्ट बी क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड मस्ट बी क्वालिफाइड नाइदर अबव। ये आपका है मस्ट बी अनक्वालिफाइड के कंडीशन आपका कंडीशनल एडमिशन इज नो एडमिशन, ठीक है, आपका एडमिशन अनकंडीशनल होता है। ये 37 यही कहता है कि एडमिशन आपका अनकंडीशनल होता है, ठीक है। आगे कहता है कन्फेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट थ्रेड कंटेन्ड इन 37। आपका वो कहता है कि जी कन्फेशन जो है वो थ्रेड इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस के तहत जो कन्फेशन है वो कन्फेशन नहीं होता, वो 37 में बताया गया। आगे कहता है कन्फेशनल स्टेटमेंट, कन्फेशनल स्टेटमेंट, कन्फेशनल स्टेटमेंट recorded on oath is illegal, inadmissible, legal admissible or irregular but admissible, none of these। अब जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होती है वो विदाउट ओथ होती है, ठीक है। 164 कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी सीआरपीसी 164 सीआरपीसी क्या कहता है कि जी आपका जो 164 कहता है दो किस्म के, एक तो होती है स्टेटमेंट, एक होती है आपकी कन्फेशन। स्टेटमेंट ऑन ओथ होती है और कन्फेशन विद आउट ओथ होता है। अक्यूज्ड से किसी भी स्टेज पे अक्यूज से ओथ नहीं लिया जाता, जैसे 342 की स्टेटमेंट भी है तो उसमें विद आउट ओथ होती है, ठीक है। अक्यूज से कभी भी ओथ नहीं लिया जाता। अक्यूज सिर्फ एक साइड पे आके ओथ ले दे सकता है, ओथ पे स्टेटमेंट होती है जब वो 340 सब सेक्शन 2 के तहत वो आके अक्यूज जब खुद एज ए विटनेस पेश हो और अपने एलिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए आता है तो देन उस सूरत में उस पे चार्ज मतलब ओथ ली जाती है, वरना नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन क्या है कि जी आपका कन्फेशनल स्टेटमेंट जो ऑन ओथ होती है वो इलीगल होती है और इनएडमिसिबल होती है। आगे कहता है एनी जजमेंट वेयर एन क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन सेटल्ड इज judgment in personam, judgment in rem, judgment in rem and personam, none of these। अब judgment in rem क्या है कि जी against the word, और judgment in personam क्या है against the particular person। एक पर्सन के खिलाफ जो आपकी जजमेंट होती है वो जजमेंट पर्सोनम है, और एक पर्सन एक पूरी दुनिया के खिलाफ जो जजमेंट होती है वो और रैम होती है। अब कोई किसी मैंने मिस्टर ए के खिलाफ डिग्री ले ली है, ठीक है, तो वो डिग्री पेंडिंग है मिस्टर ए के हद तक, वो जजमेंट इन रैम है, ठीक है। मैंने एक पब्लिक मतलब पब्लिक जो एट लार्ज के खिलाफ डिग्री ले ली है, जैसे मैं डिक्लेरेशन के लिए पब्लिक एट लार्ज को बना देता हूँ, तो वो क्या है, वो जजमेंट इन आपका रैम होता है, ठीक है। तो कहता है कि जी क्वेश्चन ऑफ लॉ जब सेटल होता है तो वो जजमेंट इन रैम होता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ पूरी अवाम पे बेंडिंग होता है, ठीक हो गया। आगे जी आपका necessity as a rule of admissibility contained in 46, 46 की जो प्रोसीडिंग है वो necessity पे बेस करती है। आगे कहता है आपका कि जी ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट वो 59 में बताया गया है। आर डिस्प्यूटेड हैंड राइटिंग कैन बी प्रूव्ड बाई जो है आल अबव आ जाते हैं इसमें, मतलब आपका वो एक्सपर्ट ओपिनियन भी आ सकता है, उसके अलावा अक्वांटेड विद पर्सन भी आ सकता है जो 61 में है, या कंपैरिजन जो कि आपका 84 में है, ठीक है। वो आपका सारा कुछ आल अबव वाला करेक्ट है। आगे जी आपका सेकंड, इसमें कहता है कि जी आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 2 डेफिनेशन से डील करता है। आगे कहता है हु इज बाउंड टू डिटरमाइन द कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस, ये कोड ने बताना होता है जी कौन सा कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट है ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू विटनेस टू टेस्टिफाई, ठीक है, हु अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव
रैशनल आंसर एंड गिव रैशनल आंसर। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड करे और रैशनल आंसर दे वो कॉम्पिटेंट है। और ये किसने डिसाइड करना है? ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। आगे कहता है लॉ ऑफ एविडेंस वाज अमेंडेड एंड रिपील्ड विद कानून शहादत ऑर्डर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द कन्फर्मिटी विद इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एंड सुन्ना। ये आपका प्रियम्बल में बताया गया है, क्यूएसओ का प्रियम्बल है, उसमें यही बताया गया है, मतलब स्टार्ट के जो लाइनें हैं। कानून शहादत ऑर्डर रिपील किया है आर्ट एविडेंस एक्ट को 1872 को। ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय द एविडेंस इन रिलेशन टू मैटर फॉर matter of fact under the inquiry and such statement called oral evidence। ठीक है, आपका जो वो कोड मतलब ये डेफिनेशन बता रहा है, ये इसकी डेफिनेशन है 2 मेरा ख्याल सी है, 2C डेफिनेशन क्लास में सेक्शन 2 में है ये कि जी कोड तमाम स्टेटमेंट जो कोर्ट परमिट करती है या अलाउ करती है। परमिट का मतलब है कोर्ट, जब कोर्ट आपको इजाजत खुद पर एक विटनेस आ जाता है एविडेंस देने के लिए, कोर्ट उसको परमिट कर देती है कि जी आप दे सकते हैं। या कोर्ट रिक्वायर करती है, जैसे तलबीदा गवाह होते हैं जिसको कोर्ट विटनेस कहते हैं, जिनको कोर्ट खुद तलब करती है कि जी आप आके एविडेंस दें, वो आके जो स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, तो उसको ओरल एविडेंस कहते हैं। जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स नहीं, वो बस वही है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब कोई आप डॉक्यूमेंट पेश करते हैं फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट तो उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं। जब कोई स्टेटमेंट देंगे तो ओरल एविडेंस है, जब कोई डॉक्यूमेंट पेश करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। रेस्ट जस्ट है क्या है? रेस्ट जस्ट है कि जी फैक्ट्स क्लोजली कनेक्टेड, फैक्ट्स क्लोजली कनेक्टेड। ये आर्टिकल 19 है रेस्ट जस्ट का कि जी आप एक वकूआ होने से पहले एक मुल्ज़म को जो है देखा गया कि जो उसके हाथ में पिस्टल था, ठीक है, वो एक गली में जा रहा था, फिर अंदर थोड़ी देर बाद गए तो अंदर मतलब जो है मर्डर हो गया। तो वो एक पर्सन का वो गली से गुजरना, उसके हाथ में पिस्टल होना, ये क्या है? फैक्ट क्लोजली कनेक्टेड है, ये रेस्ट जस्ट है। ठीक है, रेस्ट जस्ट की डेफिनेशन क्या है? रेस्ट जस्ट की डेफिनेशन है कि ये फैक्ट्स एक्सप्लेनिंग द मेन फैक्ट, फैक्ट एक्सप्लेनिंग द मेन फैक्ट, ये क्या है? रेस्ट जस्ट है। आगे कहता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कानून शहादत ऑर्डर द विटनेस गिविंग एविडेंस इन हदूद केसेस शुड बी अडल्ट मेल। मेल मेंबर की जो हदूद लाज में मेल अदाल्ट की जो है एविडेंस चलती है, फीमेल की एविडेंस नहीं चलती हदूद लाज में। आगे कहता है नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू कम्युनिकेट टू कम्युनिकेशन मेड टू हिम ऑफिशियली कॉन्फिडेंस व्हेन ही कंसीडर दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर टू डिस्क्लोजर। ये आपका जो है कि जी कोई पब्लिक ऑफिसर जो है वो कोई कम्युनिकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता। वो आपका आर्टिकल 6 है, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, आर्टिकल 6 है जहाँ पे वो पब्लिक आपका जो है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और इसी तरह 7 है कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं कर सकते। 8 तो है वो मुखबरे खास का, जहाँ पे वो मुखबर जो है वो मतलब कोई मुखबरे खास कोई मतलब कोई पर्सन को कंपेल नहीं किया जाता कि जी आप बताएं कि वेंस द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस गार्ड के इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस कहाँ से हासिल की गई, नहीं, वो 8 है। यहाँ पे ये जो सेक्शन मतलब ये क्लास है 8, इसमें आपका राइट आंसर बनता है 6। आगे है जी आपका एन अकम्प्लेस इज ए कम्पिटेंट विटनेस एक्सेप्ट इन केस ऑफ हद, हदूद केसेस में नहीं, बाकी हर जगह पे कम्प्लेस की विटनेस चल जाती है। आगे कहता है आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर डील्स विद competence and number of witness। आगे कहता है an accused of murder of beating A accused of murder of B by beating him when whatever was said or done by A and B bystander so shortly before or after the killing part it's relevant fact। ठीक है, ए ने बी को मारा, उसका मर्डर किया, और जो जो मतलब गुजरने वाले उन्होंने देखा, जो सुना, वो क्या है? वो रेलिवेंट फैक्ट है, वो रेलिवेंट फैक्ट है। ये इलिस्ट्रेशन बताई गई है आर्टिकल 19 की। आगे कहता है प्ली ऑफ एलिबाई 24 में बताया गया है, आइडेंटिफिकेशन परेड, रूल ऑफ प्रोविडेंस है। ये देखें वही रिपीट हो रहे हैं, आप इन्हीं को कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि जी आपका कोई
10-12 इन्हीं में से हो जाएंगे, 25 में से 10-12 यही पास पेपर में से हो जाएंगे, तो इनको आपने अच्छी तरह करना है। आगे कहता है आइडेंटिफिकेशन परेड फॉल अंडर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है फॉल वो कोऑपरेटिव एविडेंस है। क्या है? कोऑपरेटिव एविडेंस है। ये आपकी एक साइटेशन है 1969 PCL 656, उसमें डिस्कस किया गया टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को, जो कि कोऑपरेटिव होती है। ठीक हो गया। आगे कहता है कि जी इन अ क्वेश्चन एज टू वेदर ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी इन क्वेटा in January, the fact that that day, that fateful day, A was attending the ceremony of his friend as Multan। ठीक है, ये क्या है? रेलिवेंट फैक्ट है। कहता है कि जी एक क्वेश्चन ये है कि जी ए पे इल्जाम है कि उस क्वेटा में उसने मर्डर किया है। अब ए कह रहा है कि जी उसी दिन, जब आप कह रहे हैं कि मैंने मर्डर किया है, उसी दिन तो मैं मुल्तान में मैरिज सेरेमनी में था। तो क्या है कि ये रेलिवेंट फैक्ट है प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई क्या है? समवेयर एल्स, किसी दूसरी जगह पे होना। ठीक है। आगे कहता है ए अंडरटोक टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम बी बी सो फार नार। ये आपकी आर्टिकल 32 की है जी। ए ने कहा बी को कि जी मैं आपके लिए किराया इकट्ठा करूंगा। ठीक हो गया। तो ए ने फिर बी पे मतलब दावा दायर कर दिया कि जी बी जो है वो मेरा किराया लेके खा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बी के खिलाफ दावा आया है, बी के खिलाफ दावा आया है, तो जो जिससे किराया लेना था, ठीक है, वो आगे स्टेटमेंट देते हैं, तो वो उनकी स्टेटमेंट भी एडमिशन होगी। ये ऐसे पर्सन की स्टेटमेंट है हुज पोजीशन अगेंस्ट द इंटरेस्ट, अगेंस्ट द इंटरेस्ट। ये आर्टिकल 32 की इलस्ट्रेशन है। मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जी देखें, मैं मलिक जफर, ठीक है, मैं मिस्टर ए को कहता हूँ कि जी आपकी जो 10 दुकानें हैं मैं आपको किराया लेके दूंगा। मैं उनको 10 दुकानों में से 9 दुकानों का किराया दे देता हूँ, एक दुकान का किराया मैं नहीं देता। मिस्टर ए मुझ पे दावादार कर देता है कि जी आप मेरी एक दुकान का किराया खा गए हैं। मैं कहता हूँ कि जी वो जो 10वीं दुकान वाला है, वो उनके पास तो किराया बनता ही नहीं है। ठीक है। अब मिस्टर ए ने मेरे खिलाफ दावा किया, तो वो 10वीं दुकान वाला खुद आके कहे कि जी मेरे खिलाफ किराया बनता है, मैं देने को क्या तैयार हूँ, तो उसका वो बयान भी एडमिशन होगा। अब वो 10वीं दुकान वाला, उसकी पोजीशन अगेंस्ट है, वो अपने खिलाफ बयान देने आ गया है, तो वो उसका बयान भी एडमिशन होगा। ये 32 के तहत है। आगे कहता है कन्फेशन। कन्फेशन दो किस्म का होता है, जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल वो कोर्ट्स के दरमियान, कोर्ट के सामने, और एक्स्ट्रा जुडिशियल के वो किसी और के पर्सन के, कोर्ट के अलावा किसी के पर्सन के, डॉक्टर के खिलाफ के पास, पुलिस के पास, या किसी तीसरे पर्सन के खिलाफ वो आपका एडमिशन होगा। आगे कहता है व्हेन एक्यूज्ड पर्सन रिगार्ड हिज स्टेटमेंट ही इज यूजुअली क्रॉस एग्जामिन। ठीक है। एक मुलजम जब बयान देता है तो उस पर क्रॉस किया जाता है, आर्टिकल 44 में डिस्कस किया गया है। ठीक है। अगली स्टेटमेंट जो है वो लाइबल टू क्रॉस होती है। क्रॉस होता है तो वो उसकी वरासती का पता चलता है, कि क्या उसने सच कहा है या झूठ कहा है। आगे कहता है आर्टिकल डील विद दी डाइन डिक्लेरेशन के लिए 46(1) है। आगे कहता है ए विशेष टू प्रूव डिक्लेरेशन ऑफ बी, ए मस्ट प्रूव हिज डेथ। ये कहता है आपका आर्टिकल 120 में है कि जी कुछ चीजें जो कोई मतलब चीज को प्रूव करने के लिए कुछ दूसरे फैक्ट्स को पहले प्रूव करना पड़ता है। जैसे मैं कहता हूँ कि मिस्टर ए, ये मिस्टर ए की डाइंग डिक्लेरेशन है, तो मैं पहले कोर्ट कहेगी कि जी आप डाइंग डिक्लेरेशन दें मिस्टर ए की, लेकिन पहले प्रूव करें कि जी मिस्टर ए की डेथ हो गई है, मिस्टर ए मर मर गया है, कि मैं मिस्टर ए की बस डेथ सर्टिफिकेट या कोई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ लगाऊंगा, तो फिर जो है डाइंग डिक्लेरेशन की प्रूव की जाएगी। तो यहाँ पे ये कहेगा कि जी मिस्टर ए की डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करने के लिए पहले हम उसकी डेथ को प्रूव करेंगे। आगे कहता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अपॉन एनी पॉइंट ऑफ लॉ और फैक्ट इज वो आपका रेलिवेंट है। ये आर्टिकल 60 है कि जी फैक्ट्स जो कि सपोर्ट करें आपके मतलब एक्सपर्ट के ओपिनियन को, वो भी रेलिवेंट होते हैं। 18 से 29 तक वो रेलिवेंसी है, और 18 से 69 तक, 70 से आगे फिर एडमिसिबिलिटी से डील करता है QSO। कहता है प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन इज रेलिवेंट इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में जो प्रीवियस बैड करेक्टर है वो रेलिवेंट है। गुड करेक्टर, ए प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन इज रेलिवेंट इन
क्रिमिनल केसेस टू प्रूव बैड करेक्टर ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन का बैड करेक्टर को प्रूव करने के लिए उसका वो जो है वो दे सकते हैं। आगे है जी आपका any person suggesting the answer that the person putting wishes to expect or receive is called leading question। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो जो जिसका आंसर आप मतलब चाहते हैं कि जी वो लीडिंग क्वेश्चन है, ठीक है, वो लीडिंग क्वेश्चन है, ठीक है। आगे कहता है आपका मतलब लीडिंग क्वेश्चन क्या है कि जो जिनका आंसर हम चाह रहे होते हैं। जैसे मैं किसी को कहूँ कि जी आपका नाम मिस्टर ए है, तो वो ये लीडिंग क्वेश्चन है। अगर ये मैं पूछूं कि आपका नाम क्या है, ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं है। मैं कहूँ कि जी आप लाहौर में मॉडल टाउन में रहते हैं, तो ये लीडिंग क्वेश्चन है। अगर मैं उससे पूछूं कि आप कहाँ पे रहते हैं, ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे कहता है व्हेन द प्लेंटिफ टेक ओथ इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम और एप्लीकेशन the court shall call the defendant to deny the claim on oath। ये आर्टिकल 6 है कि जी अब प्लेंटिफ आके कहता है कि जी मैं ओथ ऑन ओथ पे कोई क्लेम देता है, तो फिर कोर्ट दूसरी पार्टी को बुलाती है कि जी आप आए ऑन ओथ, ये इनको डिनाई करें, इन एलिगेशन को डिनाई करें। ये 163 में बताया गया है। आगे है जी आपका ये लास्ट है जी, कहता है मोटिव shouted in mystery cannot be taken as mitigating circumstances। आगे कहता है रिकवरी ऑफ इंक्रीमेंटिंग आर्टिकल फ्रॉम द अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ पुलिस इज नॉट रेलिवेंट, ठीक है। ये पुलिस की कस्टडी में जो आपकी आर्टिकल 40 पता क्या कहता है? आर्टिकल 40 कहता है आर्टिकल 40 कहता है कि जी पुलिस की मौजूदगी में जो भी बयान होंगे उसको प्रूव नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वो कहता है कि जी अगर न्यू फैक्ट आ जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट कोई न्यू फैक्ट आ जाता है तो उसको प्रूव किया जा सकता है। अगर कोई न्यू फैक्ट आ जाता है तो उसको प्रूव किया जा सकता है। तो जो रिकवरी है इनक्रीमेंटरी मटेरियल, ठीक है, वो नॉट रेलिवेंट, तो ये रिकवरी जो है वो रेलिवेंट होगी, इज नॉट रेलिवेंट। ये आपका गलत है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, ये गलत है कि जी आप पुलिस की मौजूदगी में जो रिकवरी होती है, जो अक्यूज की पॉइंट से रिकवरी होती है, वो रेलिवेंट है। बाकी कोई हद तक पुलिस के सामने कोई भी बयान हो वो रेलिवेंट नहीं होता, वो बयान रेलिवेंट नहीं होता। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि जी आर्टिकल 40 ये कहता है कि जी जब आप मतलब अक्यूज का पुलिस के सामने कोई भी बयान है वो उसको प्रूव नहीं किया जाएगा। 39 भी ये कहता है कि जी अक्यूज के सामने पुलिस के सामने कोई भी बयान दिया जाएगा वो प्रूव नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट वो आके मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान देता है तो वो प्रूव किया जाएगा। आर्टिकल 40 जो है 39 की एक्सेप्शन है। 40 ये कहता है कि जी हाँ पुलिस के सामने वो बयान प्रूव किया जा सकता है जो एक्यूज दे, और वो बयान ऐसा हो जो कि पहले पुलिस को पता ना हो। क्यों? कोई न्यू फैक्ट बताए। न्यू फैक्ट क्या होता है? वो पुलिस एक्यूज बताता है कि जी फलान जगह पे रिकवरी है, फलान जगह पे मैंने आला कत्ल रखा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो रिकवरी आ जाती है, तो यहाँ पे रिकवरी जो है वो रेलिवेंट होगी। क्या कहता है? रिकवरी ऑफ इनक्रिमिनेटिंग आर्टिकल फ्रॉम द अक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ पुलिस इज नॉट रेलिवेंट, इज नॉट, वो रेलिवेंट होती है। तो यहाँ पे ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये गलत है, या मतलब यहाँ पे फॉल्स है। आगे कहता है एविडेंस ड्राइव्ड फ्रॉम द अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये सेक्शन 7 के तहत ये विद विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन वो आपकी फॉल्स होगी। मतलब विद परमिशन तो आप एविडेंस दे सकते हैं अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड से, और विदाउट परमिशन नहीं दे सकते, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। विद परमिशन होता तो वो ट्रू होता। आगे कहता है अक्यूज्ड इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इन ऑल in an accomplice an accomplice testify in all cases, गलत है। हदूद केसेस में कॉम्पिटेंस टेस्टिफाई नहीं होता, अक्यूज हदूद केसेस में टेस्टिफाई नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है आपका कि जी
एन एग्रीमेंट टू सेल टू बी एग्जीक्यूटेड बाई 2 मेल विटनेसेस। ये आपका 79 कहता है कि जी आपका 2 विटनेसेस होने चाहिए, मेल की बात नहीं करती, ठीक है, बस 2 विटनेसेस की बात करता है, ठीक है। एन एग्रीमेंट टू सेल टू बी एग्जीक्यूटेड बाई 2 विटनेसेस, ठीक है, ये 79 में क्या कहा गया है, ठीक है। आगे कहता है रिलेशनशिप बाई दी by itself is not yardstick for distracting the evidentiary value of a dying declaration, ठीक है। रिलेशनशिप जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो डिस्कार्ड, डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू डिस्कार्ड नहीं करता, ये सही है कि अपने मतलब किसी रिश्तेदार को भी आप बयान देता है डाइंग डिक्लेरेशन मरता हुआ बंदा, तो वो भी रिलायबल होता है। आगे कहता है इट इज नॉट डिस्प्रूव ऑफ गुड करेक्टर दैट मैन हैज अक्यूज्ड ऑफ प्रीवियस क्राइम, ठीक है, मैन इज प्रीवियस क्राइम, ठीक है। इट इज नॉट इट इज नॉट डिस्प्रूव ऑफ गुड करेक्टर दैट मैन हैज अक्यूज्ड ऑफ प्रीवियस क्राइम। ये नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद है जी आपका in cross examination the defense cannot put question relating to character of witness, ये गलत है, ठीक है। डिफेंस जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस करैक्टर पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आर्टिकल 143 का सबसेक्शन 3 है कि जी आप क्रॉस एग्जामिनेशन में करैक्टर पे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कैन नॉट पुट क्वेश्चन, तो ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। कहता है कि जी आज जजमेंट इन एन अदर केस in which the witness has been disbelieved is relevant to impeach the credit of witness. A judgment in another case in which accused in which witness has been disbelieved is relevant to impeach the credit of a witness, ठीक है। judgment in another case in which witness has been disbelieved in the is impeach the credit of a witness। हाँ, एक जजमेंट जो है वो दूसरे मतलब केस में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं आपका, मतलब उसकी क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए। मतलब एक साइड मतलब साइड पे वो एक मुलजिम आके कोई बयान देता है, तो दूसरी साइड पे कोई और बयान दे रहा है, तो उसकी वो पुरानी जजमेंट उसमें दे सकते हैं, उसकी जजमेंट को इम्पीच किया जा सकता है, ये ट्रू है। आगे क्या जी आपका इम्प्रॉपर एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज वैलिड ग्राउंड फॉर रिवर्सल ऑफ डिसीजन। नहीं, इम्प्रॉपर एडमिशन ये ग्राउंड नहीं है आपके डिसीजन को रिवर्स करने की, ठीक है, अनलेस मैरिट को डिस्कस ना किया, मैरिट्स को वो मतलब फेलर ऑफ जस्टिस ना हो या मैरिट्स को टच ना किया गया हो, ठीक है। तो 162 क्या कहता है, 162 कहता है कि जी आपका जो इम्प्रॉपर एडमिशन है ये कोई ग्राउंड नहीं है आपके फैसले के रिवर्स होने की। आगे कहता है कि जी प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट सिम्पटस विद प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है, दैट डॉक्यूमेंट के आपका प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट सिनोनिमस विद प्रूफ ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपको कहता है कि जी आप मतलब प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन जो है डॉक्यूमेंट, ये प्रूव नहीं है कि जी कंटेंट भी सही लिखे हैं, ठीक है, ये कंटेंट भी सही लिखे हों, इस पे भी क्लैरिटी अभी करनी है, ठीक है। आगे कहता है अ फैक्ट इन इशू इज कॉल्ड फैक्टम प्रोवेंडम, ठीक है। ये आपका फैक्ट इन इशू जो है फैक्ट एंड प्रोवेंडम कहता है, ये आपका मतलब विच इज प्रूव्ड लिखा जाता है, विच इज प्रूव्ड, ये भी आपका कमेंट्री से यही पता चला कि ये फैक्टम प्रोवेंडम कहलाता है। आगे जी फैक्ट विच आर कॉज ऑफ फैक्ट एंड इशू आर कॉल्ड रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है, जो काज बने, फैक्ट जो काज बने, ओकेजन बने, ठीक है, वो रेलिवेंट होते हैं। आगे कहता है एंड एडमिशन is a statement which suggests the inference as to any relevant fact, ठीक है, relevant fact के बारे में inference ड्रा करता है आपका एडमिशन।
आगे कहता है एडमिशन अगेंस्ट ऑन इंटरेस्ट कैन बी ट्रीटेड इनोसेंट एडमिशन या कैन बी ट्रीटेड इनोसेंट कैन नॉट बी कैन बी ट्रीटेड एज corroborative एविडेंस। ठीक है, इस पे भी करना है। आगे कहता है द वर्ड कन्फेशन हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 37। उसके बाद necessity as rule of admissibility is applicable when maker of statement is dead incapable of giving evidence। मतलब आपका necessity of admissibility जो आर्टिकल 6 है उस वक्त हो जब विटनेस बढ़ गया हो या विटनेस इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस हो या विटनेस जो है वो का कोर्ट में आना डिले का सबब बन रहा हो या विटनेस जो है आपका ना फाउंड ही ना हो रहा हो। ठीक है, मिल ही ना रहा हो तो वो उस वक्त ये अप्लाई होता है। आगे कहता है आपका प्राइमरी एविडेंस मीन्स द एविडेंस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रूव्ड। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रूव मतलब जो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस किया जाता है उसको प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। उसके बाद कहता है जी आपका निकाहनामा पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूव में एलिबाई या अक्यूज पे होता है। ये आर्टिकल 19 के तहत 119 के तहत जो ही मतलब जो स्पेशल प्ली लेता है वो अक्यूज पे ही आ जाता है कि वो अक्यूज ने प्रूव करना है कि वो मतलब प्ली या फिर एलिबाई को। आगे कहता है लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं लेकिन चीफ और री एग्जामिनेशन में कोर्ट की परमिशन से पूछ सकते हैं वरना नहीं पूछ सकते। या आप कोई एडमिटेड फैक्ट्स में पूछ सकते हैं या जो ऐसे फैक्ट्स जिन पे कंट्रोवर्सी नहीं हो उनमें भी पूछ सकते हैं लीडिंग क्वेश्चन, वरना लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ क्लास में पूछे जाते हैं। आगे कहता है प्रिजम्पशन मेंशन इन आर्टिकल 92 95 ऑफ आर ओब्लिगेटरी। ठीक है, ओब्लिगेटरी पर ये प्रिजम्पशन है जो कि PLD 2013 पिशावर पेज 5 में बताया गया है। ठीक है, ये आपका है जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं होपफुली के ये आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स रिपीट हो रहे हैं बार बार रिपीट। अपने ऑब्जेक्टिव करनी है तो बेयर एक्ट पढ़ें, बेयर एक्ट पढ़ें उसके कंटेंट्स देखें, सेक्शन आर्टिकल समझें, एक आर्टिकल अच्छी तरह पढ़ लें, सेक्शन आर्टिकल 3 पढ़ लें तो कैसा भी आर्टिकल वो आ जाए उस पर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लेंगे। जैसे वो कहता है कि ऑल पर्सन आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई हु अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड गिव रैशनल आंसर। ये आर्टिकल 3 है और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर इसका कंसेप्ट है तो वो आपको कर सकते हैं। आगे कहता है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, बाकी डिटेल के साथ हम इनको सब्जेक्टिव को कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।